राज्यसभा चुनाव, बीजेपी कांग्रेस दोनों ने की बाड़ेबंदी। बीजेपी ने प्रशिक्षण के नाम पर रिसोर्ट में शिफ्ट किए विधायक। चौथी सीट पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने लगाया जोर। ज्यादातर नाराज विधायकों को मनाने के बावजूद सस्पेंस। बीजेपी ने कहा कांग्रेस भयभीत। योद्धा को मजबूती से लड़ना चाहिए। हमने हमारे किले को चाक चौबंद हमने कर रखा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जिस प्रकार का अंतर्विरोध है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। कटारिया बोले इस बार परिणाम तक पहुंचेगा विधायकों का आक्रोश। पर अंदर ही अंदर ज्वाला जल रहा है, ये तो आप लोग ही रोज हमको दिखा रहे हो। तो मैं सोचता हूँ वो किसी न किसी परिणाम पर पहुंचने वाला है अब की बार, और इसी कारण से वो भयभीत हैं। इसलिए 2 तारीख को बाड़ेबंदी करनी पड़ी और मुख्यमंत्री को भी जाकर कैंप में बैठना पड़ा। इससे बड़ा भय और क्या हो सकता है। कांग्रेस ने कहा हम एक हैं, किसकी बाड़ेबंदी में दम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। तो फाइनली राज्यसभा चुनाव की कश्मकश अपने बाड़ेबंदी के पड़ाव में पहुंच गई है। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, जयपुर में भाजपा की। बहाना दोनों तरफ प्रशिक्षण का है, विमर्श का है, अपनी एकजुटता के प्रदर्शन का है, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि बाड़ेबंदी के पीछे सेंधमारी के डर के अलावा कुछ नहीं है जो हमेशा से रहता आया है। दरअसल भाजपा और कांग्रेस के विधानसभा सदस्यों के अलावा निर्णायक वोट उनके हो गए हैं जो अपनी मर्जी के मालिक हैं, यानी या तो निर्दलीय या छोटे दलों वाले विधायक, जिनके मुंह से ये कहलवाना कि हम भी हैं उसमें राजी जिसमें तेरी रजा है, इस वक्त का सबसे बड़ा टास्क बना हुआ है। तो दोनों प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों की नज़र भी अपने अपने बाड़े पर है और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले आम आदमी की नज़र भी इन सवालों पर ही टिकी हुई है कि बाड़ेबंदी की ताकत से तय होगी राज्यसभा की हार जीत। दोनों तरफ बाड़ेबंदी, किसके बाड़े में दम, किसका कमजोर, और अंतरात्मा की आवाज जगाने में कौन होगा कामयाब। अरुण शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। मिथिलेश जैमिनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मदन राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। अरुण जी, 112 पहुंचे, 123 तक तो दिल की धड़कन बढ़ी रहेगी। जेपी साहब, 112 की सूचना आज शाम तक है आपको, और ये 123 नहीं 126 पहुंचेंगे फाइनली। इनमें से कुछ विधायक अस्वस्थ हैं, सचमुच अस्वस्थ हैं। जैसे भंवरलाल शर्मा जी हैं, हुड्डा को एक बार फिर वहाँ एडमिट कराया गया है। तो अस्वस्थता को छोड़ दीजिए, उसकी वजह से जो नहीं पहुँचे हैं। बाकी हमें कोई संशय नहीं है कि ये जो तथाकथित सस्पेंस फिल्म है इसका अंत बड़ा सुखांत होगा, और जो शुरू से ही अंगणित का विषय था, जो बाद में ये सुभाष चंद्र जी के आगमन से एक तिकड़म का खेल हो गया है, वो उसका अंत वही होगा कि कांग्रेस 3 सीट सुरक्षित तौर पे जीतेंगी और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी जिस पे उनका हक है। अरुण जी, ये तो बड़ी चिंता की बात है। आप कह रहे हैं कि 126 पहुंचेंगे, 112 पहुंचे, 14 आदमी 126 में से बीमार हैं। राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए तो बेहद चिंता की बात होनी चाहिए कि 126 में से ही 14 आदमी बीमार हैं। प्रदेश के लोगों की इस वक्त क्या स्थिति होगी। लेकिन राठौड़ साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये तबीयत आपने खराब कर रखी है बाकी लोगों की, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं ऐलानिया तौर पर। राठौड़ साहब, देखिए, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्दलीय के साथ 2 सीटें जीत करके आएगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता सामने विराजमान है। आपको पता है कि 1971 में राष्ट्रपति के चुनाव में एस निजलिंगप्पा अधिकृत प्रत्याशी थे, लेकिन इंदिरा जी ने आत्मा की आवाज़ पर वीवी गिरी को खड़ा किया था। तो कांग्रेस में विखंडन तो तभी शुरू हो गया, इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी जी को जिताया। तब तो ये आत्मा की आवाज़ तो कांग्रेस में शुरू से चल रही है। तो निश्चित रूप से आत्मा की आवाज़ इस बार भी काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी और एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत करके आएगा। ये कितनी भी बाड़ाबंदी कर दे, देखिए इनको भय है, इनके इतनी मतलब भय कितना है। आप देखिए,
कि अब कौन किसको राजी कर रहा है, उनकी शर्तें मान रहे हैं, किसी के मुकदमा हटाने की शर्तें कर रहे हैं, किसी के पिता को गिरफ्तार करने का वारंट इश्यू हो गया है तो उसके लिए भी वो कह रहे हैं कि आपके पिताजी का जो स्थायी वारंट है उसको हम वापस ले लेंगे और आपके मुकदमे भी हम विड्रॉ कर लेंगे, चाहे उन्होंने बलात्कार किया हो, चाहे कोई रेप का केस हो, चाहे मतलब किसी भी प्रकार का अपराध हो, मारपीट का मामला हो, तो वो सब समझौते करने के लिए तैयार हैं। ये कैसी नैतिकता ताक पर रख दिया है। और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस समय बदला लेने वाले हैं, उनको लॉलीपॉप पकड़ाया, पानी के गुड़ लगाया कि हम तुमको मंत्री बना देंगे, हम तुमको ये पद दे देंगे, मंत्री दर्जा दे देंगे, ये सब ऐसे करके कितने दिन खेल चलेगा, ये ज्यादा दिन चल नहीं सकता। तो ये इतने भयग्रस्त हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं साहब कि हमारे हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। अरे हॉर्स ट्रेडिंग, आपके हॉर्स ऐसे बिकाऊ हैं और जो कुछ भी होना है, मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो हो गया इस समय तक हो गया, कितने भी रिपेयरिंग का काम करे वो रिपेयरिंग होने वाला नहीं है। अच्छा। किससे बातचीत हुई, किसने क्या आश्वासन दिया, वो दे चुके। अब भले ही भाड़े में बंद करो, तब भी उनको अपना काम करना है। एक दूसरी बात मैं और बताऊं आपको, देखिए बसपा के विधायक उनके और पार्टी के अध्यक्ष ने एक व्हिप जारी किया। आप जानते हैं कि पार्टी के व्यक्ति उम्मीदवार को, पार्टी के एमएलए को मत देने के बाद अपने एजेंट को दिखाना पड़ता है, उसके बाद वो मतदान करता है। दूसरे को दिखा दे तो वोट खारिज होता है। और बसपा का जो विधायक है वो किसको वोट देकर के यदि कांग्रेस को दिखाएगा तो उसका वोट खारिज हो जाएगा, उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। ये भी अपन जानते हैं। इन्होंने स्याही दी है, इन्होंने अलग अलग स्याही दी है, ये सब जानते हैं इस बात को कि अलग स्याही लगाते ही वोट खारिज हो जाता है। आपको मालूम है कि गुजरात के अंदर और जिस प्रकार से और अहमद पटेल किस प्रकार से जीत करके आए थे, ये सबको पता है कि किस प्रकार से वोट दिखा दिया। वोट दिखाना भी गलत होता है, वो वोट खारिज होता है और ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर ये भय है, वो रणनीति बना नहीं पा रहे हैं, समझ है नहीं। कोई केवल भाषणबाजी करने से काम चलता नहीं। हमारे यहाँ देखिए आपके यहाँ की बात करते हैं, अभी आता हूँ राठौड़ साहब, आपके यहाँ की बात करते हैं। लेकिन आपने बहुत सारी दिलचस्प बातें कह दी। आपने पहला तो ये कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज़ का सिलसिला 1971 से चला आ रहा है, एक बात हो गई अंतरात्मा की आवाज़। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि स्याही वाही से भी खारिज हो जाते हैं, व्हिप का भी चक्कर है, वो भी आप कह रहे हैं। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जो होना था वो तो हो चुका, अब बाड़ेबंदी करने से क्या फ़ायदा। तो इनमें से किस बात की चिंता करें, या सर्वाधिक किस बात की चिंता करें? क्या अंतरात्मा की आवाज़ जगाएंगे या मत खारिज होने वाले हैं? क्या संभावना बता रहे हैं राठौड़ साहब? मैं आपको यही बता रहा हूं कि निश्चित रूप से हम लोग जो कुछ भी होना था हो चुका, उसके आधार पर हम चुनाव जीत करके आएंगे। हाँ, लीजिए अरुण जी जवाब दीजिए। अब आप करते रहिए बाड़ेबंदी, ले जाइए 124 ले जाओ, 126 ले जाओ, 112 ले जाओ, वो तो जो करना था कर चुके राठौड़ साहब। जेपी साहब, राठौड़ साहब की बात पे मुझे कैफी आजमी का एक बहुत मशहूर गीत याद आता है। अच्छा। 2 लाइनों की इजाजत मांगता हूं। फरमाइए। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। अच्छा। इनने 3.25 साल से इस आहट का इंतजार में निकाल दिए। इनको लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो देखना आप सरकार गिर जाएगी, राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो सरकार गिर जाएगी। अच्छा। अब ये एमएलए बोल क्यों रहे हैं? हमारे तो एमएलए बोलते नहीं है, कहीं एमपी भी लोकसभा में जबान पे ताला लगाए बैठे हैं। ये एमएलए बीच बीच में अपनी बात कैसे कर सकते हैं? यूं तो ये प्रजातंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि दूसरे का प्रजातंत्र इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जो इनका मंसूबे हैं ये कई जगह सफल जरूर हुए हैं। और सुभाष चंद्र जी, आप देखिए शुरू में सतीश पूनिया जी कह रहे थे हम 2 कैंडिडेट लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिर इनको लगा ये बहुत रिस्की है, चुनाव से 1 साल पहले कितनी हार झेलेंगे, 8 में से 6 उपचुनाव ये हार चुके हैं पहले ही। अब राज्यसभा में भी अगर दूसरा कैंडिडेट हार जाए तो वो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए ये सुभाष चंद्र जी की खोज हुई है। ये मशहूर तिकड़मी महोदय हैं, अपना चैनल चलाते हैं। चलिए वो व्यक्तिगत ना हो, बोलिए। हाँ। और आपको पता है हरियाणा में कैसे जीते, स्याही का रंग बदल गया, 14 वोट खारिज हो गए। वो कोर्ट में केस अब भी लंबित है, उसका फैसला नहीं हुआ है। और इनको यही भरोसा रहता है कोई स्याही वाही बदल जाए, कुछ हो जाए। दूसरा एंगल ये है, ये लोग शायद भूल रहे हैं, बीजेपी को तो बाड़ेबंदी की कोई जरूरत ही नहीं थी, इतने निश्चिंत हैं। जबकि
लेकिन ये जानते हैं कि घनश्याम तिवारी जी को इनने कितनी इज्जत से रखा है जिंदगी भर। पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत सेवा की है उनने संगठन की, पर जितने 5-6 साल में उनकी इज्जत की गई इस संगठन में, बीच में वो कुछ पीरियड के लिए हमारे यहाँ भी घूम गए थे। इनको डर ये है कि कहीं निर्दलीय प्रत्याशी जो हमने कांग्रेस के वोटों के लिए लिया है, हमारे एमएलए कहीं उनको नहीं जिता दे पहली बार। इसलिए वो प्रशिक्षण बहुत जरूरी है कि देखो भाई बाहर का है, अपना अंदर का आदमी का ध्यान रखना है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, थोड़ी नाराजगी एमएलएस की और इनकी बनी रहती है, और ये लगभग शादी के से माहौल है। जेपी साहब आपको मैं स्पष्ट कर देता हूँ, उसमें कई रिश्तेदार होते हैं, छोटी मोटी उनकी शिकायतें होती हैं, पर इवेंचुअली वो शादी अटेंड करते हैं और उसी जगह रहते हैं जहाँ शादी थे। शादी की मिसाल दी आपने, सोशल मीडिया पर फूफा शब्द खूब चलता है मिथिलेश जैन साहब, है ना? मैं डेलिबरेटली अवॉइड किया मैंने। नहीं कोई बात नहीं, क्या है तो जो बातचीत होती है भाई साहब दुनिया के बीच में उसको, और ये कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है, या इतना बदनाम हो गया मिथिलेश जी फूफा शब्द कि उसको यहाँ डिबेट में भी नहीं बोला जा सकता, खासतौर पे इस बाड़ेबंदी के संदर्भ में। मिथिलेश जी देखिए जेपी जी, फूफा शब्द वैवाहिक जैसे अब कितने फूफे हैं अभी, वो राजनीतिक जो फूफा राजनीतिक रूप से कितने फूफे हैं, चर्चा में वही है, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी हो रही है। जैसे बलजीत यादव कह रहे हैं कि जब तक 75% राजस्थान के लोगों को रिजर्वेशन प्राइवेट नौकरी में नहीं कर दिया जाता, मैं नहीं जाऊंगा। राजकुमार रोत कह रहे हैं जब तक आदिवासियों की आवाज नहीं सुनी जाएगी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इनके पीछे जैसे फूफा जी बोलते कुछ है, मन में कुछ और है। सेम सीन इस समय चल रहा है राजस्थान में। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान की 8 करोड़ जनता का है कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एसीडी में शिकायत करने जाना पड़ता है। महेश जोशी खुद जाते हैं कि यह खरीद फरोख्त होगी, तो वो जनता किस पर यकीन करे जिसने वोट दिया है, जिसने ये भावना जिनके चुन के भेजी है कि ईमानदारी से काम करेंगे, हमारी बात रखेंगे। अब निर्दलीय विधायक किसी पार्टी के कैंप में जाके रुके, ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता ने अपना मैंडेट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ उस इंडिपेंडेंट को दिया था। फिर आप क्यों जा रहे हो? अगर राजनीतिक सुचिता हो तो वो तो दौर अब खत्म हो गया, और इन नेताओं के बारे में दो ही जानते हैं, या तो जगतार या करतार। नीचे तो ये जग को तारण करने वाले एमएलए 2-2 लाख लोगों के चुनाव जीत के आए, और ऊपर ईश्वर जानता है। तो इनके मन के बारे में कोई ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, कोई भविष्यवक्ता दावा नहीं कर सकता कि 10 तारीख को ये हमें वोट देंगे या नहीं। कटारिया जी ने बहुत लंबी बात कह दी, लेकिन जो अशोक गहलोत है उसका कुछ भी कहिए, वो जोड़ तोड़ में इनसे कहीं एक जो इंच ऊपर है। यही कारण है कि वो चले गए। अब उसमें क्या मैसेज देना चाह रहे थे, अचानक वो मान भी गए बसपा वाले। अचानक धर्मेंद्र राठौड़ उनको लेके आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, एक साथ चले जाते हैं। तो एक तरफ तो 5 स्टार होटल में कांग्रेस के एमएलए मस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही खेमे का एक नेता आज जब गंगानगर में तपती धूप में उतरता है तो भीड़ उमड़ती है सचिन पायलट के लिए। तो कहीं न कहीं दो नजारे दिख रहे हैं कि जो बीजेपी मान के बैठी हुई है कि कांग्रेस पूरी तरह साफ हो रही है, आज जिस तरीके से गंगानगर में भीड़ उमड़ी है वो कांग्रेस बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस पर भी बीजेपी को मंथन करना चाहिए। हाँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि आप केवल निर्दलीय आरएलपी के लिए कहा जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन वो हनुमान बेनीवाल साफ कह चुके हैं कि हमारे लिए दिल्ली में बीजेपी दुश्मन है और राजस्थान में कांग्रेस दुश्मन है। हम सोशल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे कराएंगे और हुआ तो हम बहिष्कार कर देंगे। तो बीजेपी का सपना तोड़ने के लिए तो आरएलपी बहुत है। अगर 3 वोट खिसक जाते हैं तो सोशल मीडिया का सर्वे है ना बीच में, लेकिन अभी देखिए सोशल मीडिया का सर्वे, अंतरात्मा की आवाज, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये जो राजनीतिक काल कल्पित शब्द है, जो इनके रक्षा कवच है, जो राजनेताओं ने खुद ने गढ़े हैं खुद की रक्षा के लिए और जनता को बरगलाने के लिए। हाँ। लेकिन जनता के बीच में जो राजनेताओं का चरित्र उजागर हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। आम जनता आज ये कहने लग गई है कि हमारे जो विधायक हैं, हाँ। मुझे ये शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो आज मैं एक थड़ी पे सुन रहा था कि नागौर के पशु मेले में जैसे सांड को बेचने की बोली लगती है वैसे बोली लग रही है। तो राजनेताओं के बारे में अगर ऐसी धारणा बन जाती है और फिर भी ये सेखी बगार बगार के कहते हैं हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हाँ। क्या ईमानदारी से हम जनता के प्रति ईमानदारी निभा रहे हैं? ठीक है, हमारे पास नहीं है वोट तो मत खड़े करिए, है तो खड़े करिए। सही है। अरुण जी, जो बात सबसे महत्वपूर्ण बात मदन जी ने कही है और जो बहुत बेहतर तरीके से समझने वाले हैं उस बात को समझते भी हैं कि जो होना था वो तो हो गया। अभी 112 नहीं 126 भी आप पहुंचा दो तो भी जो अगर कुछ होना है तो वो तो तय हो चुका है। ये चिंतित करने वाला नहीं है क्या?
नहीं, हमको चिंता नहीं है। शायद राठौड़ साहब को जानकारी होगी कि ये तो काम हो चुका, अब हम वैसे ही जामडोली जा रहे हैं, चले जाते हैं। अच्छा। अब तक का तजुर्बा यही है। हाँ। भाई आप देखिए ना, कितनी प्रयास पिछले 3.25 साल में हुए हैं और ये सब चीजें भी होती रही हैं कि किसी ने कहा मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे, किसी ने कुछ कहा, लेकिन अंत पंत ये सब एक उसके हैं। एक निर्दलीय कैंडिडेट को प्रस्तावक तक निर्दलीय नहीं मिले, इससे ज्यादा और क्या स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सारे निर्दलीय कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, 3.5 साल से कर रहे हैं, कोई इसमें चुनौती है नहीं। बाकी तो इसको सस्पेंस फिल्म बनाए रखने में अगर इनकी रुचि है तो कोई हर्ज नहीं है, इनका हक है ये करना। राठौड़ साहब, सस्पेंस फिल्म का प्रोडक्शन आपकी बाड़ेबंदी में भी चल रहा बताया, उसको बाड़ेबंदी कहें या कुछ और कहें? मैं आपके माध्यम से आप उसको विमर्श या प्रशिक्षण शिविर या कुछ और कह रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले तो ये फर्क बता दीजिए दोनों में क्या है। बाड़ेबंदी इनकी जो हो रही है उसमें और आपके विमर्श प्रशिक्षण उसमें क्या फर्क हो रहा है? ये देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं, देखिए सुभाष चंद्र ये हरियाणा से जीत करके आए थे, तब ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का वोट खारिज हुआ था, आपको पता है ना? ये इनको भी सारी दुनिया जानती है। हमारे जो प्रवक्ता यहाँ विराजमान है, जो इनका उम्मीदवार है, जो इस समय इनका उम्मीदवार है, उसका खुद का वोट खारिज हुआ। मीन्स वहां पर आत्मा की आवाज हुई कि वोट खारिज करवाना है, तभी सुभाष चंद्र जीतेगा। ये आप समझ रहे हैं ना उस बात को? तो ये क्यों नहीं उस बात को समझ पा रहे हैं कि जब सुभाष चंद्र आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैनेज कर सकते हैं तो क्या बड़ी बात है? आप जिसको आपने उम्मीदवार बनाया और जो आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, वो वोट खारिज करवाता है क्योंकि स्याही उसने दूसरी उपयोग में ली। तो ये तो सब बातें करते रहे। हाँ, जहां तक आपने मेरे से सवाल किया वो है कि हम प्रशिक्षण कैंप, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हमको 2 कैंडिडेट जिताने हैं, 2 कैंडिडेट जिताने हैं, तो जैसे हम एक के लिए 45 रखेंगे, तो उसमें से जो 41 के बाद में जो सेकेंड प्रायोरिटी का जो 4 लोगों को है वो हमारे दूसरे कैंडिडेट के पक्ष में जाएंगे। वो तो तब जाएगा ना सर, वो तो तब जाएगा जब उनके वोट सर्वाधिक आएंगे सेकेंड प्रायोरिटी के। महेश जोशी जानता है न, इनके कोई भी ये जितने भी लोग हैं, हाँ अशोक जी गहलोत जानते होंगे, वो सिखा नहीं पाएंगे, वो समझ, इसलिए इनकी बातें तो देखिए कई इसमें से भी निकल करके आएंगे, हमको वोट मिलने वाले हैं, उनमें से भी मिलने वाले हैं। हमारे यहाँ पर हमारे राजेंद्र राठौड़ और ऐसे लोग हैं जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं। मैं भी उप मुख्य सचेतक रहा हूँ राजस्थान विधानसभा में पिछली बार, और हमने 10 जिताए हैं राज्यसभा में। 10 सीटें राजस्थान की, 10 में से 10 हम जीत करके आए, यानी कांग्रेस को कहीं अवसर भी नहीं मिल पाया। हाँ। तो हमने रणनीति बनाई, इस प्रकार की रणनीति, तो वो ही प्रशिक्षण है, वो रणनीति हमारी काम आएगी। इसीलिए हम जामडोली गए, वहां पर हमारा जो कैंप चल रहा है, विधायकों को ये रणनीति सिखाएंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी होती है, उसको हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं, वो तरीका हम सिखाएंगे। इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। हमको किस प्रकार से कांग्रेस से मुकाबला करना है सीखना है हमको। नहीं, ये काम प्रश्न है ये तो कि आपकी साड़ी इनकी साड़ी से ज्यादा सफेद कैसे, लोग समझना तो चाह रहे हैं ना, इनका भी बड़ा आपका भी बड़ा, फिर आपका बड़ा प्रशिक्षण शिविर में कैसे बदल गया। खैर मिथिलेश जमनी साहब, ये भी दावा किया जा रहा है, जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं कि चाहे कांग्रेस का 112 पहुंचने के बाद भी ये कहना हो कि 123 नहीं 126 पहुंचेंगे और पहुंच कर रहेंगे, चाहे भाजपा का अभी से इस बात का दावा कर देना हो कि अंतरात्मा की आवाज़ भी हो सकती है, तकनीकी खराबी भी हो सकती है, पहले से जो हमारी तो सारी बातचीत हो चुकी है, अब कितनी बाड़ेबंदी कर लो, ये लड़ाई दरअसल और सब मोर्चों के अलावा एक मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। मिथिलेश जी, देखिए जेपी जी, आपकी बात में बिल्कुल 100% सत्य है कि राजनीतिक जंग जीतने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। ये इसी का मैसेज दे रहे हैं, जिससे कि जो जनता और प्रजा और औरत के लिए कहा जाता है कि जो मजबूत कंधा होता है उसकी तरफ जाते हैं, तो उसी जो चाणक्य नीति है उसी पर ये बीजेपी चल रही है। इनके पास है नहीं, फिर भी बता रहे हैं कि हमारे पास मजबूती है। ईमानदारी की बात यह है कि बीजेपी को अशोक गहलोत ने हर मोर्चे पे मात दी है, ये कड़वी सत्य है। जब ये 50 दिन उन्होंने होटल में रखे, तमाम इनके नीचे से लेकर आला कमान तक सब जुट गए, फिर वो उस क्राइसिस मैनेजमेंट में अपनी सरकार को बचा ले गए। तो अब तो राज्यसभा चुनाव है और जो 5-6 बसपा वाले थे जिनके ऊपर पूरा दारोमदार था वो खिसक गए। दूसरा, जो दिव्या मदेरणा उनकी बातें की जा रही है वो तमाम कांग्रेसी हैं और ये कोई वोट बदलेगा भी 15-16 महीने का राज बाकी है और कोई भी एमएलए रिस्क नहीं ले सकता राज के खिलाफ जाने का। 3.5 साल आपने काम कराया, 15 महीने अभी बहुत मुश्किल का दौर होता है
और जो निर्दलीय विधायक होते हैं उनको लास्ट में काम कराने होते हैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है। ये ठीक है कि बीजेपी ने किसी को टिकट का आश्वासन दे दिया हो या जो जिस चीज की महेश जोशी ने शिकायत की हो वो माल पहुंचा दिया हो, ये बाद की बातें हैं। लेकिन माल के बाद भी जब वो 19 एमएलए मानेसर में ले जाकर अशोक गहलोत उस जंग को जीत सकते हैं, तो अशोक गहलोत पॉलिटिकली सबसे मैच्योर पॉलिटिशियन है और तमाम उपचुनाव में उन्होंने दिखाया कि बीजेपी से हम भारी हैं। तो बीजेपी को ये मुगालता तो बिल्कुल नहीं पालना चाहिए जब तक अशोक गहलोत सामने बैटिंग कर रहे हैं। मतलब एक पहलू इसका ये भी है मिथिलेश जी, एक पहलू इसका ये भी है कि कांग्रेस के पास तत्काल, चूंकि कांग्रेस यहाँ सत्ता में है तो तत्काल डिलीवर करने के लिए कांग्रेस इस स्थिति में है। बीजेपी सिर्फ अभी आश्वासन दे सकती है। सुरेश टाकेगर सीआई और 4 पुलिस वाले भेजा ना, ये बीजेपी का कंसेप्ट। तो आप जिस कंसेप्ट को लॉन्च करेंगे पॉलिटिक्स में, उसके फॉलोअर कांग्रेसी भी तो होंगे। जो आपने ईडी सीबीआई भेजी, उन्होंने भी भेज दिया सीआई और 4 पुलिस वाले। हो गया। अरुण जी कुछ कहना चाहेंगे क्या लोगों के यहाँ जो आपने पुलिस लगाई है उसके ऊपर? बीजेपी आज हमलावर थी इस बात को लेकर कि आपने कानून व्यवस्था का काम छोड़ करके पुलिस को लगा दिया 200 जो विधायक हैं उनके घर पर जासूसी करने के लिए। नहीं, मुझे आप जेपी साहब ये देखिए कि एक एमएलए जो इंडिपेंडेंट है वो सीएमआर से निकलता है रात के 12 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे नेशनल हाईवे पे अजमेर की तरफ कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता या ऐसे प्रबंधक नहीं, तो क्या हो गया सतीश भाई? पूनिया तो क्या जी, हो गया? राजेंद्र राठौड़ जी उनसे मिल रहे हैं रात को और वो एमएलए जाके कह रहा है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, मेरे से ऐसे ऐसे मुलाकात हुई है और ये ठीक। तो चलिए, सुरक्षा के नजरिए से आपने सुरक्षा मांगी गई इसलिए आपने सुरक्षा दी। कि बीजेपी वाला भी हमसे अगर कहेगा कि मुझे इस तरीके से तंग किया जा रहा है, तो इस वक्त आप उसको सुरक्षा जरूर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।